अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। इस ममलिकत खुदादाद में एक ही तो सादिक और अमीन था, एक ही तो था ना बिकने वाला ना झुकने वाला, एक ही तो था कौमी गैरत का इस्तारा, हुर्रियत का हमाला, साम्राज्य दुश्मन, हकीकी आज़ादी का दाई, इंपोर्टेड हुकूमतों का मुनकर। लेकिन गुज़श्ता चंद माह में कुछ ऐसी खबरें और इंकशाफात सामने आए हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि यह फ़क़त ज़ेब दास्तां के लिए था। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल की ताखीर के बाद सुनाकर यह साबित कर दिया कि इमरान खान ने न सिर्फ बैरूनी ममालिक बशमूल दुश्मन ममालिक से फंडिंग ली, बल्कि इसको इलेक्शन कमीशन से भी छुपाया। यह केस 8 साल के अरसे तक खींचा गया, जिसके बारे में अब इंकशाफ हो रहा है कि इस केस को लटकाने में इमरान खान की सबसे ज्यादा मदद उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने की। यह इंकशाफ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने किया है। उनके मुताबिक एक बाखबर जरिया इस बात का इसरार कर रहा है कि इमरान खान की सियासी हिमायत के दौरान साबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर पैदा करने का बंदोबस्त किया था। लेकिन जब इस केस को सुनाए जाने का फैसला हुआ, उस वक्त इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार था, जिस पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। जैसा कि इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दबाव में उनके खिलाफ फैसला सुनाया, क्योंकि जैसे ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी रवैया अख्तियार करने का फैसला किया तो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का मालिक हो गया और उसने केस का फैसला मेरिट पर सुनाया। अंसार अब्बासी के मुताबिक ये ताखीर साबिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से असर और रसूख इस्तेमाल करने की वजह से हुई है और उस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बरसों का रिश्ता अपने उरूज पर था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने इस केस की सुनवाई तेज की, पीटीआई की लीडरशिप बशमूल इमरान खान की तनकीद की तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब हो गया। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई। उनको और उनकी फैमिली को केस का फैसला सुनाने से रोकने के लिए जान से मारने और रेप की धमकियां दी जाती रहीं। खुद इमरान खान पहले और आज भी हर जलसे और तकरीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा, आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन। इस केस की अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए 14 नवंबर 2014 को दरखास्त दायर की थी। 14 जनवरी 2015 को इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को नोटिस जारी करते हुए उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होकर सबूत लाने का कहा। 1 दिसंबर 2016 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से दस्तावेजात पेश करने और बसूरत दीगर नताइज का सामना करने को कहा। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई को कार्रवाई में ताखीर का सबब बनने का ज़िम्मेदार करार दिया। 22 मार्च 2017 को इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के वकील को एक मरतबा फिर कार्रवाई मुलतवी करने की दरखास्त पर सरजनिश की और 3 अप्रैल 2017 को पीटीआई के वकील बिलाखिर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, लेकिन सिर्फ कमीशन के इस केस की समाअत के इख्तियार को चैलेंज करने के लिए। 8 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करते हुए केस बाकायदा समाअत के लिए 17 मई के लिए मुकर्रर किया। 11 सितंबर 2017 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को एक और मौका दिया कि वो फंड्स के हवाले से मुकम्मल दस्तावेजात पेश करे। 17 सितंबर 2017 को यानी कई माह की ताखीर के बाद पीटीआई ने बिलाखिर पार्टी के अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से दस्तावेजात पेश कर दी, जो गुज़श्ता 7 साल की थी। और 27 मार्च 2018 को इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी तश्कील देते हुए पीटीआई के अकाउंट्स की तहकीकात कराने का हुक्म दिया, जो 1 माह में मुकम्मल होना थी। इसी तरह यह केस चलता रहा। वकील अनवर मंसूर खान को तब्दील करते हुए बाबर अवान को मुकर्रर किया गया। 16 मई 2018 को पीटीआई ने दरखास्त दी कि फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी में राजदारी का ख्याल रखा जाए। 30 मई 2018 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद की और 2 अक्टूबर 2018 को बाबर अवान ने केस से दस्तबरदार होने की दरखास्त दी। 1 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की स्क्रूटनी के हवाले से राजदारी पर 4 दरखास्तों पर अपना फैसला महफूज किया। 10 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की राजदारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी और स्क्रूटनी कमेटी से कहा कि तहकीकात का सिलसिला जारी रखा जाए। 20 नवंबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ने रोजाना समाअत का हुक्म दिया। 21 सितंबर 2020 को इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर एतराजात उठाते हुए अपने फैसले में हिदायत की कि रिपोर्ट मुफस्सिल थी और ना ही मुकम्मल। 14 जनवरी 2021 को ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च करने का फैसला किया ताकि एहतजाज करके केस का जल्द फैसला लिया जा सके। 20 जनवरी 2021 को जिस वक्त ऑपोजिशन मुजाहरे करके फैसले में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही थी, उस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ओपन ट्रायल का मुतालबा किया और ऑपोजिशन की क़यादत को चैलेंज किया कि वो भी कार्रवाई का सामना करें। 18 फरवरी 2021 को पीटीआई ने गुज़श्ता साल बरतानिया से पार्टी को मुंतकिल होने वाले फंड्स की तफसीलात जारी की।
16 मार्च 2021 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और अपनी स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत की कि वो केस में राजदारी के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करें। 9 अप्रैल 2021 को पिटीशन में इलेक्शन कमीशन की कमेटी से मुतालबा किया गया कि वो पीटीआई की जानिब से पेश करदा दस्तावेजात के मुस्तनद होने के हवाले से दोनों जमातों की मौजूदगी में तस्दीक करें। फिर 30 नवंबर आता है 2021, स्क्रूटनी कमेटी ने गुज़श्ता डेडलाइन के बाद 6 माह की ताखीर के बाद एक और रिपोर्ट जमा कराई। 9 दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन ने अपने डीजी लॉ की ब्रीफिंग मुलतवी की और इसकी वजह यह बताई कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कमीशन के मेंबर हाजिर नहीं हैं। 4 जनवरी 2022 को स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से तैयार करदा धमाका खेज रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई कि पीटीआई ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंड्स वसूल किए हैं और इन फंड्स को अफशा नहीं किया गया और साथ ही बैंक अकाउंट्स भी छुपाए। 19 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला सुनाते हुए फॉरेन फंडिंग केस से जुड़ी तमाम अहम दस्तावेजात को जारी करने की हिदायत की। 14 अप्रैल 2022 को पीटीआई के वकील ने दावा किया कि पीपीओ के तहत इख्तियार हासिल है कि किसी भी गैर मुल्की जरिए से फंडिंग वसूल की जा सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पीटीआई ने गैर मुल्की जरिए से कोई फंडिंग नहीं ली। 19 अप्रैल 2022 को इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत दोबारा शुरू की। 23 अप्रैल 2022 को पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके 17 बड़ी सियासी जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का मुतालबा किया, जिनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। 18 मई 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने में 8 साल ताखीर का सवाल पूछा। 15 जून 2022 को पीटीआई के वकील की केस को गैर मुल्की फंडिंग की बजाय ममनुआ फंडिंग करार दिए जाने की तवील दरखास्त को कबूल किया और उसी दिन पीटीआई ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन तमाम फंडिंग केसेस का फैसला फौरन करे। 21 जून 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज किया। 1 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि वो अगले दिन केस का फैसला सुनाने जा रहा है, जिसके बाद 2 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुनाया और बताया कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग वसूल की है और इस ज़मन में पीटीआई को इजहारी वजू का नोटिस जारी करने का ऐलान किया गया कि बताया कि कमीशन क्यों पार्टी के फंड जब्त ना करे। ये एक तवील अरसा है, एक तवील टाइमलाइन है और इससे मुताल्लिक सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ये बता रहे हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की पूरी आशीर्वाद इमरान खान एंड कंपनी को हासिल थी। इस केस का फैसला रोका गया, डिले हुआ। अब गुजरे अप्रैल से लेकर अब तक इमरान खान गिरदाब में हैं। ये अब उनकी अपनी कारस्तानियों की वजह से या फिर उनके अपने दिन बुरे चल रहे हैं, लेकिन जो भी बला आसमान से उतर रही है बनी गाला का पता पूछती है। जो आफत आती है ज़बान पार कर रिक्शा बुक कराती है। अभी तोशा खाना से एक केस, एक महंगी घड़ी कोड़ियों के दामों खरीदने और फिर इसे मुर्शद के जरिए एक चेले के तवस्सुत से बेचने के केस से जान नहीं छूटी थी कि खबरें गर्म है कि इमरान खान ने 6 अरब मालियत की ज्वेलरी भी खरीदी, 1 अरब मुल्क से खरीदी और फिर मुबैना तौर पर एक लोकल ज्वेलर से इसकी कीमत 3 करोड़ लगवाई, जबकि खजाने में जमा कराए गए 1.5 करोड़ की शनीद है कि कौमी खजाने को कत्थे से ज्यादा चूना लगाने का यह केस भी जल्द इमरान खान के गले पड़ने वाला है। तोशा खाना से भी इमरान खान एक नई बल्कि कम से कम 3 घड़ियां और दीगर कई तहफ़ हासिल कर चुके हैं। इमरान खान ने जिस घड़ी के केस में नाहिल हुए हैं वो इसके अलावा भी उन्होंने 2 घड़ियां तोशा खाना से हासिल की हैं, जिन्हें कैश में बेचकर उसी दिन तोशा खाना को कैश में अदायगी की। इमरान खान ने एक घड़ी की कीमत तोशा खाना से 38 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 52 लाख रुपए कैश में बेची। दूसरी घड़ी की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 18 लाख रुपए कैश में बेच दी। यानी इमरान खान ने मार्केट में 70 लाख रुपए की 2 घड़ियां बेची। दोनों घड़ियों के एवज सिर्फ 10,48,000 रुपए कौमी खजाने में जमा कराए और बाकी 59.5 लाख रुपए जेब में गए। फिर तोशा खाना में इमरान खान ने जो दस्तावेजात जमा कराई उनमें एक बार फिर हाथ से लिखी हुई इस्लामाबाद की उसी छोटी सी दुकान की रसीद दिखाई गई जिसके मालिक ने उन घड़ियों से किसी भी किस्म के ताल्लुक से इनकार किया था। अब ये खबरें गर्म है कि तहफ़ 3 करोड़ में बेचे, 1.5 करोड़ जमा कराया गया। इसकी हकीकत क्या है? तोशा खाना स्टोरी को ब्रेक करने वाले और इस केस में ख़ास तौर पे नैब रावलपिंडी में जो तहकीकात हो रही हैं उसके अंदर भी उनकी तरफ से इनपुट है। उनको बुलाया गया, उन्होंने तमाम तर तफसीलात सामने रखी हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी राना अबरार खालिद साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना अबरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना अबरार साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये 6 अरब मालियत की ज्वेलरी 1 अरब मुल्क से ख़रीदी और फिर 3 करोड़ रुपए जो है उसके अदा किए गए और 1.5 करोड़ 3 करोड़ की मालियत लगवाई, 1.5 करोड़ जमा कराए, ये स्टोरी क्या है सर? इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, मैंने इस हवाले से तो काम नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी चीज़ें पीटीआई के दौर में एक यूजुअल प्रैक्टिस के तौर पर रही हैं। कि मेरा सवाल ये है कि 6 अरब रुपए की ज्वेलरी खरीदी गई, बेशक उसकी यहाँ वैल्यूएशन करवा ली गई, क्या वो ज्वेलरी इंपोर्ट हुई है या बगैर किसी रिकॉर्ड के, इंपोर्ट रिकॉर्ड के बगैर वो पाकिस्तान में आई है? क्योंकि
कोई भी चीज पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान में अगर आप लाते हैं ये 6 अरब की मुबैना तौर पर तहफ़ का मामला है, मुबैना तौर पर 6 अरब के तहफ़ का मामला है ज्वेलरी और जेवल्स के मद में, और फिर उनकी इवैल्यूएशन जो कराई गई है वो 3 करोड़ की कराई गई है, और इस इवैल्यूएशन के बाद में तोशा खाना में इसके मुताबिक 1.5 करोड़ यानी उसकी आधी रकम जमा कराई गई है। मुबैना तौर पर यह मामला है। जी मैं यही तो कह रहा हूं कि ये तहफ़ का जो मामला है कि इसका अप्रेजल कैसे हुआ है। ये इमरान खान ने जो बयान दिया है परसों के मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं, मेरी घड़ी थी मैं बेचूंगा जो चाहे उसका करूं, तो मैंने इस हवाले से इमरान खान को कल एक ओपन लेटर भेजा है, खुला खत भेजा है, जिसमें मैंने इमरान खान साहब से सवालात पूछे हैं और उनको बताया भी है कि आपने इन तहफ़ के मामले में 12 वायलेशन की है, कानून और रूल्स की 12 वायलेशन हुई हैं। उनमें सबसे अहम वायलेशन जो है, पहले पिछले प्रोग्राम में भी हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का एम्बेसडर उस मुल्क के अंदर जो तैनात होता है वो इस बात का पाबंद है, ओब्लिगेशन है उसके ऊपर, लीगल ओब्लिगेशन है कि वो तोशा खाना को रिपोर्ट करे कि वजीर आजम को या और मिनिस्टरों को कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं। सबसे पहली वायलेशन इमरान खान की तरफ से ये हुई है कि किसी भी एक दौरे में एम्बेसडर ने रिपोर्टिंग नहीं की, क्योंकि इमरान खान की तरफ से रोक दिया गया था, मना कर दिया गया, अगर वो रिपोर्ट भेजेंगे तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओएसडी बना दिया जाएगा। पहली वायलेशन जो कि लॉ की वायलेशन है और संगीन खिलाफ वर्जी है कानून की, वो ये हुई है। इसके अलावा यह है कि जो भी तहफ़ इमरान खान को मिलते थे वो अपने जहाज में लेकर आते और सीधे बनी गाला ले जाए जाते थे। हालांकि रूल्स के मुताबिक यह है कि वो तहफ़ तोशा खाना में लाए जाएं, उनको जमा करवाया जाए, और उसके बाद जो रेसिपिएंट है, चाहे वो इमरान खान है या कोई और वजीर है, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन भेजेंगे रिटेनिंग की कि मेरे लिए ये तोहफा यादगार है, इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूं, और उसके साथ एक अंडरटेकिंग दिया जाता है कि मैं तमाम रूल्स को फॉलो करूंगा। लेकिन बगैर रिटर्न एप्लीकेशन के रिटेन हुए हैं, फर्जी रिटेनिंग की गई है, क्योंकि तोशा खाना के अमले को वो तहफ़ दिखाए तक नहीं गए। तीसरी बात यह है कि जो वायलेशन हुई, तोशा खाना का इंचार्ज लेटर लेकर एफबीआर से यानी कस्टम का अप्रेजर और प्राइवेट मार्केट से अप्रेजर बुलाता है, जो आकर उसका एग्जामिनेशन तोहफे का करते हैं और प्राइस एवेल्युएशन करते हैं, वो एक प्राइस असेसमेंट दे देते हैं अपनी तरफ से। चौथी वायलेशन ये नहीं हुआ है, कोई अप्रेजल नहीं हुआ, सिर्फ 3 तहफ़ हैं, जो पहले मैंने बताया था मैंने आपको, 3 तहफ़, एक ग्राफ की घड़ी और 2 रोलेक्स की घड़ियों की जाली अप्रेजल फाइल में रखी गई है, जो व्हाइट पेपर के ऊपर है और बाल पेन से हाथ से लिखा गया है, किसी के सिग्नेचर नहीं है, किसी का नाम नहीं है उसके ऊपर। यह वायलेशन सबसे सीवियर है कि अप्रेजर नहीं बुलवाए गए, बल्कि तोशा खाना के इंचार्ज जो कि डिप्टी सेक्रेटरी होता है, मोहम्मद आहद उसका नाम था, इमरान खान के दौर में जो तैनात थे, उन्होंने बगैर अप्रेजर बुलाए अपनी तरफ से एक प्राइस लिख दी जो उनका दिल किया। उसके बाद 5वीं वायलेशन ये हुई है कि जो अप्रेजर प्राइस असेसमेंट करते हैं, तोशा खाना की एक प्राइस एवेल्युएशन कमेटी बनाई जाती है, दोनों अप्रेजर की असेसमेंट को वो एवेल्युएट करके एक प्राइस की हतमी मंजूरी देते हैं कि इन तहफ़ की मार्केट प्राइस ये है। जब ये हतमी मंजूरी हो जाती है तो फिर रेसिपिएंट पहले 20% था, अब 50%, उसके बाद 50% कर दिया गया। राणा साहब, ये को 12 किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी है जो आप गिनवा रहे हैं, और आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी ये मेंशन किया था। मेरा ख्याल है ये तो बड़ा सॉलिड रिप्लाई है उनको जो कहते हैं कि कानूनी और फिर कोई कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं और फिर रिवायात की भी खिलाफ वर्जी नहीं है, मतलब रिवायात में भी ये होता रहा है माजी में। मेरा ख्याल है हमारी कुछ रिवायात हैं, हमारा कुछ कल्चर है कि क्या मतलब वजीर आजम जो होता है वो उसने हलफ जब लेता है ना, हलफ के अंदर ये कसम उठाता है कि मैं पाकिस्तान के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। क्वेश्चन ये है कि जब ये ग्राफ की घड़ी दुबई में बिकने के लिए गई, इनकी फ्रंट वुमन फरा गोगी साहिबा लेकर गई एक बिजनेसमैन उमर जहूर फारूक के पास, तो हुआ ये कि उनके साथ पहले सौदा तय हो गया था 75 लाख दिरहम के। उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी रकम है, मैं दे रहा हूं आपको, मैं ये सेट ग्राफ के शोरूम पर ले जाकर इसकी वेरिफिकेशन करवाऊंगा कि ये वाकई ओरिजिनल है
या कॉपी मुझे दे रहे हैं आप? तो फराह गोगी साहिबा को साथ लेकर वो ग्राफ के शोरूम पर गए थे और उन्होंने वहां जाकर उनको दिखाया था। उनके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने उसकी जांच परख करके कहा था ये ओरिजिनल है, अगर 5 से 6 मिलियन डॉलर में ये मिल जाता है तो वारे का सौदा होगा। मगर हुआ ये कि ग्राफ के शोरूम पर जब ये सेट अपीयर हुआ तो उन्होंने मालूम कर लिया कि ये इसका खरीदार कौन था, ये बनवाया किसने था। तो वो सऊदी क्राउन प्रिंस का नाम आया, मोहम्मद बिन सलमान साहब का। जी, उससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस डैमेज हुए। ये जो मेरी घड़ी मेरी मर्जी का जवाब है, ये किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। राना बरार साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने बताया था कि 29 को एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, हल्फ की वायलेशन हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, ये जस्टिफाइड नहीं है, हल्फ की वायलेशन है, शेयर वायलेशन है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। आपने लास्ट टाइम बताया था कि 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी केस लगा हुआ है। अब आपने एक ओपन लेटर साबिक वजीर आजम को लिखा है, तो ये बताइएगा कि उस 29 वाले केस की अभी तक क्या अपडेट्स है सर? वो एडजर्न हो गई थी क्योंकि जज साहब अवेलेबल नहीं थे उस दिन, वो फिर डेट एडजर्न हो गई थी। अभी नई डेट नहीं निकली है, वो डेट निकलेगी तो हम फिर उसमें जाएंगे और उसका बिल्कुल भरपूर तरीके से हम फेस करेंगे। वहां वो एक बड़ा अहम केस है। लेकिन ये जो पीटीआई की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है बड़ी मासूमियत के साथ, यही मैं बता रहा था कि इमरान खान ने छठी खिलाफ वर्जी ये की थी कि जो भी प्राइस मुकर्रर की गई, मिनिमम प्राइस मुकर्रर की गई, मैं कहता हूं मेरी मालूमात के मुताबिक अगर 1 करोड़ रुपए मार्केट प्राइस थी तो 15 या 20 लाख रुपए उसकी प्राइस असेसमेंट की गई। फिर 2019 में ये रूल मौजूद था कि 50% जमा करवाने हैं, लेकिन 2019 में ही ग्राफ के सेट के 20% जमा करवाए गए, जो कि 2 करोड़ रुपए बनते थे। 20% वो जमा करवाए गए और वो भी इमरान खान के अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट को पेमेंट का 2 तरीके हैं, चेक या पे ऑर्डर के जरिए। इमरान खान के नाम का पे ऑर्डर या इमरान खान के अकाउंट का चेक फाइल में नहीं रखा गया, बल्कि किसी और का जो उनके फ्रंटमैन थे, जिन्होंने बाद में तोहफों की मार्केटिंग की, उनकी तरफ से पेमेंट की गई। ये खिलाफ वर्जी हुई। फिर मैं आपको बताऊं कि ये ग्राफ का सेट जो जिस तरीके से लेकर जाया गया पाकिस्तान से बाहर दुबई में, वो एक निजी त्यारा है, एक पाकिस्तान के बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उनके जहाज पर ये लेकर जाया गया बगैर एनओसी के। क्योंकि आप एक कीमती चीज जब मुल्क से बाहर बेचने के लिए भिजवाते हैं तो कॉमर्स सेक्रेटरी एक एनओसी जारी करता है, जिसको एक्सपोर्ट एनओसी कहते हैं। वो जरूरी होता है, वरना अगर वो एनओसी के बगैर गए हैं तो ये स्मगल किया है आपने मुल्क से बाहर। फिर वहां पर ग्राफ के शोरूम पर बेचने की बजाय एक प्राइवेट बिजनेसमैन को बेचा गया, ये भी एक वायलेशन है। और जो 75 लाख दिरहम की रकम हासिल की फराह गोगी साहिबा ने, वो उसी प्राइवेट जहाज के ऊपर दोबारा लेकर आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इमरान खान के हैंडओवर की। बैंकिंग चैनल के बगैर जब आप पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है और इसके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून लागू होता है। और आखिरी जो वायलेशन है वो मैं पहले बता चुका हूं कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम अपने हलफ की वायलेशन किया है, क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को जब ये पता चला कि इस तरह से हमारे तोहफे के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो सऊदी अरब ने, आपको याद होगा कि 3 अरब रुपए जो कैश डिपॉजिट रखा था हमारे फॉरेन रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो वापस ले लिए थे, वो वापस मांग लिए थे और हमें देने पड़े थे। और 3.2 अरब डॉलर की जो डेफर पेमेंट पर ऑयल का एग्रीमेंट था, वो तेल हमें मौखर अदायगियों पर दे रहे थे। फिर हमने चाइना से लेकर सऊदी अरब को पैसे हमें वापस देना पड़े थे। राना बरार साहब, आप भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है सर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। आज सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी है कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है, ताखीर का बाइस क्यों हुआ, तो उस पर भी जो साबिका फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी कोई आशीर्वाद उनको हासिल थी इमरान खान साहब को, इसी वजह से जो है मामलात तूल पकड़ रहे थे, इस केस का फैसला हो नहीं रहा था। एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी, क्योंकि अकबर इस बाबर साहब से उस वक्त जब बात होती थी वो कहते थे इस केस का फैसला तब होगा जब वक्त का तकाजा होगा। अभी शहर इक़्तिदार के अंदर ख़ास तौर पे क्या इस वक्त जो वेव है वो क्या है, एयर में क्या न्यूज़ आप महसूस कर रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है इस केस के अंदर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग्स भी करने जा रहा है इमरान खान साहब को पार्टी सरबराही से हटाने की। सर, गुजारिश ये है कि इमरान खान 75 साल
तारीख में, मुल्की तारीख में 22 करोड़ लोगों में से वाहिद एक आदमी है, एक पाकिस्तानी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट किस तरीके से दिलवाया गया और कितना बड़ा एसेट है ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया, अवामी बयानिया चल रहा था कि 35 साल फौज ने बराह रास्त इक़्तिदार किया और बाकी अरसा इनडायरेक्ट इक़्तिदार में शामिल रहे, इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हुई, पाकिस्तान पीछे चला गया। इस बयानिए को काउंटर करने के लिए इमरान खान को कहीं से एक और बयानिया दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, ये बात गलत है, आप सब लोग झूठ बोलते हो। दरअसल पाकिस्तान की तबाही की वजह ये दो पार्टियां हैं, इन्होंने 40 साल तक मिलकर हुकूमत की पाकिस्तान पर मिली भगत के साथ, तुम खेलो की बुनियाद पर, और इसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। पहली तो बात यह है कि ये 40 साल की कैलकुलेशन कैसे की इमरान खान ने। मैंने जब मालूम करने की कोशिश की असद उमर साहब से कि ये कैलकुलेशन बताएं, तो उन्होंने कहा कि जो ज़ियाउल हक के दौर में नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब रहे, वो भी नून लीग की हुकूमत थी। और मैंने कहा इसका तो मतलब ये हुआ कि जो नून लीग के दौर में परवेज खट्टक वजीर आला रहे पंजाब केपी में, तो इसको तो फिर पीटीआई की हुकूमत कहा जाए आपके फार्मूले के मुताबिक। ठीक, वो तो पीटीआई का दौर कहा जाएगा। तो गुजारे यह है कि ये जो बयानिया इमरान खान ने दिया, आपको मालूम है कि ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए देगा, और उन्हीं ताकतों ने एक बयानिया, एक नैरेटिव घड़ के दिया। और साफ ज़ाहिर है कि आज इक़्तिदार में बेशक ना हो, लेकिन इमरान खान कल भी एसेट था उनका, आज भी एसेट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कल भी लाडला था, आज भी लाडला है। लिहाजा अगर ये हम समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कानून के मुताबिक फैसले होंगे, पार्शली तो हो सकते हैं। जिस तरह तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ मौजूदा टर्म के लिए, मतलब अगले 7-8 माह के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया, अगला इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। ये कैसा फैसला है? अगर कंसीलमेंट हुई है तो जिस तरह बाकियों को नाअहल किया गया, इनको भी नाअहल उसी तरह करना चाहिए। राना साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया राना अबरार खालिद, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त एक और सेक्टर है जहां पे सनतकार खासे परेशान है, एलसीज ओपन नहीं हो रही हैं, जो सामान है वो इंपोर्टेड गुड्स जो है वो बंदरगाहों पर पड़ी ख़राब हो रही हैं। क्या मामला है, इससे कौन कौन सफ़र कर रहा है, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। इस वक्त सियासत और मईशत पाकिस्तान के दो ही बड़े मसले हैं और दोनों की हालत इंतहाई अबतर होती जा रही है। जब तक ये दोनों मसाइल हल नहीं होंगे, मुल्क की समत दुरुस्त नहीं होगी। मुल्क की सतह पर सियासी महाजराई के असरात तबाहकुन साबित हो रहे हैं। इसहाक डार की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद डॉलर मजीद नीचे आने से इनकारी है। स्टेट बैंक की जानिब से इंपोर्ट्स की एलसीज और दीगर अदायगियों में ताखीर से करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की कोशिशों ने इकॉनमी और सरमायाकारों को मजीद परेशान कर दिया है। बिजली और गैस की कीमतों ने शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। महंगाई ने अच्छे सफ़ेद पोशों के भरम खोल कर रख दिए हैं। दुनिया के इक्तसादी हालात और सैलाब के नुकसानात ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। बड़ी तादाद में मजदूरों को बेरोजगारी का सामना है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान ने टेक्सटाइल सेक्टर में रिकॉर्ड 14.29 अरब डॉलर्स की बरामदात की थी, जो मुल्क की कुल बरामदात का 61.24% है। टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान में सबसे बड़ा सनती शोबा है, जिसके साथ पाकिस्तान की कुल सनती लेबर का 40% मुंसलिक है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में 1200 के करीब टेक्सटाइल मिल्स हैं, जिनमें से आधी बंद पड़ी हैं और सिर्फ फैसलाबाद जैसे शहरी टेक्सटाइल से वाबस्ता 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार हैं। पेट्रोन इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गौहर एजाज ने भी आज टेक्सटाइल समेत मुल्क की दीगर इंडस्ट्रीज और डॉलर्स की कमी के बारे में बात करते हुए इंपोर्टेड अशिया बंदी लगाने का मुतालबा किया है। गौहर एजाज साहब का कहना था कि हमारे मुल्क में $60 मिलियन आते हैं और बदले में हम $80 मिलियन की अशिया इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे मुल्क की तिजारती खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसको कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान की हिफाजत करनी, ये जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं हमें इसको कम से कम खर्चना है। बिजली भी हमारी इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे, जब तक हम लोकल फ्यूल्स में नहीं चले जाते, बिजली भी कम से कम लेनी है। मुल्क को बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। मतलब सब अगर मुल्क ने निकलना है, ये सब इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, इम्पोर्टेड फ्यूल्स हैं, हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान हैं।
पैटर्न इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गौर एजाज ने आज मुल्क में डॉलर्स की कमी के बारे में बात की और ये बात हकीकत से इसलिए भी करीब है कि इस वक्त मुल्क में डॉलर की किल्लत शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और हालत यह है कि हमारे पास दरामदी कार्गोज की क्लियरेंस के लिए डॉलर्स दस्तयाब नहीं है। बैंक्स एलसीज यानी लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की मुश्किलात बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं और ये जो इस अदविया साज इदारे हैं ख़ास तौर पे उन्होंने भी मुल्क में बहरान की घंटी बजाई है। सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि मुल्क में दरामद की जाने वाली अशिया ज़रूरिया जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन, जितनी पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके कंटेनर्स भी कराची बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। मुल्क का दरामदी माल जिसमें खुर्दनी तेल है, बरामदी शोबे का खाम माल है, मशीनरी और प्लांट्स और दूसरे शोबों के लिए मंगवाए जाने वाले दरामदी कार्गोज बैंकों की जानिब से एलसीज के लिए अदायगी ना करने की वजह से बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में स्टेट बैंक भी बेबस दिखाई दे रहा है और रद्द अमल में तर्जुमान का सिर्फ इतना कहना है कि जो बैंक एलसीज नहीं खोल रहे उनकी निशानदेही करें। मुल्क में डॉलर्स की आमद के ज़राए सुकड़ते जा रहे हैं और बैरूनी कर्जे की अदायगी की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 4 साल की निचली सतह 6 अरब 71 करोड़ पर आ चुके हैं, यानी 4 साल की कम तरीन सतह है ये। मुल्क में डॉलर्स लाने वाले 3 अहम जरिए बरामदात, तरसीलात ज़र और गैर मुल्की सरमायाकारी की गुज़श्ता चंद महीनों में ग्रोथ मनफी रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब देखा जाए तो हमारे कौमी इदारे अवाम और हुक्मरानों दोनों के लिए दर्द सर बने हुए हैं क्योंकि इनका जो सर्कुलर डेट यानी गर्दशी कर्जा है वो कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क के तवानाई के शोबे का सर्कुलर डेट 4177 अरब रुपए की सतह से तजावुज़ कर चुका है, जबकि सर्कुलर डेट 129 अरब रुपए सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है। सिर्फ बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट 2277 अरब रुपए से ज़ायद है। पीएसओ का गर्दशी कर्जा 600 अरब रुपए से ज़ायद है। गैस के शोबे का सर्कुलर डेट 1400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो बिजली कंपनीज हैं उनकी 950 अरब रुपए की नादहिंदा है। पीआईए, रेलवे, स्टील मिल समेत दीगर कौमी इदारे भी सफ़ेद हाथी की मानंद है जो मुसलसल खसारे में और मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल साबित हो रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद है कि ख़राब मुल्की माशी हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। आज उन्होंने हैदराबाद सक्खर मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत के हाथों की गई माशी तबाही नतीजे में महंगाई का बोझ है। दूसरी तरफ IMF की कड़ी शराइत है। उन्होंने बाकायदा जो है वो पाँव में जंजीरें पहना दी हैं, लेकिन हिम्मत हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह की मदद से मखलूत हुकूमत मिलकर काम करेगी। प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पर काफ़ी होपफुल दिखाई देते हैं। वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं इसकी तरह वो भी आपके सामने रखता है। बहुत मुश्किलात है, चैलेंजेस बहुत हैं। एक तरफ माशी तबाही जो पिछली हुकूमत ने की, महंगाई का बोझ है, IMF कड़ी शराइत है, उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हिम्मत हारने का सवाल नहीं पैदा होता। उस मालिक जिसके कब्जे में हमारी जान है, इंशाअल्लाह उसकी मदद और नुसरत से हम मिलकर ये मखलूत हुकूमत हम काम कर रही है और इंशाअल्लाह अवाम के दुखों को मजीद कम करें। वज़ीर आज़म ने अवाम और इंडस्ट्रियलिस्ट की मुश्किलात को कम करने के अज़्म का इजहार तो किया है। उम्मीद करते हैं वो और उनकी टीम अमली तौर पर अपनी मुश्किलात को कम करने के लिए इकदाम करेंगे। सिर्फ फायर फाइटिंग नहीं होगी, ये मसनूई तौर पर इकदाम दिखाई नहीं देंगे। डॉलर्स को इम्पोर्ट्स को रोक कर मुल्क में जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट को कम दिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि रियली जो इकॉनमी है उस पर करेक्टिव रिफॉर्म्स और इस वक्त जो ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, उसको यकीनन अवलीन फ़र्ज़ के तौर पर निभाया जाएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा मुल्क में, क्योंकि एग्रेरियन इकॉनमी की बात होती है, किसानों को किन मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पे किसान कितने इंपॉर्टेंट है उसके लिए इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ज़राअत के शोबे को मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल और किसी न किसी तरह से इससे लाखों अफराद रोजगार भी कमाते हैं। एक आम ताजर से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक ज़राअती के बलबूते पर अपना वजूद कायम रखे हुए हैं। हर शोबे में बैठे हुए बड़े बड़े ताजिर, फैक्ट्री मालिकान के कारोबार भी अच्छी फसलों से ही तरक्की की मनाजिल तय कर रहे होते हैं और किसान दिन रात मेहनत में लगे रहे होते हैं और उन्हीं के दम से लाखों अफराद को 2 वक्त की रोटी मैसर आती है, जबकि उनको आज तक ना तो अपनी फसलों का मार्केट में सही मुआवजा मिलता है, ना ही किसी किस्म का रिलीफ मिलता है। किसान ही वो मौसम है जो हमारे मुल्क के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। जून जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मियों या दिसंबर जनवरी की जमा देने वाली ठंड, ये हर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए हमारे लिए ज़रूरियात मुहैया करते हैं और उनकी मेहनत से फ़ायदा उठाने वाले लोग तो माशी तरक्की के बामे उरूज पर पहुँच जाते हैं, लेकिन ये बेचारे किसान अक्सर व बेशतर माशी तरक्की के सफ़र में पीछे रह जाते हैं। बतौर कौम हमने ना तो कभी किसानों की खिदमत का एतराफ़ किया और ना ही हुकूमत ने उनके लिए कभी ऐसी मराहत का ऐलान किया है जिनसे असल में उनको कोई फ़ायदा हो सके, वो उसकी हकदार भी हैं। हकीकी कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कुछ निजी शोबे हैं जो किसानों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, उनके लिए साल के मुख्तलिफ दिनों में प्रोग्राम्स भी मुनक्किद कराते हैं। ऐसे ही ये ग्रुप
फातिमा फर्टिलाइजर ग्रुप है जो किसानों के लिए हर साल दिन डेडिकेट कर देता है और 2019 से वो 18 दिसंबर को किसानों के नाम से आलमी दिन के तौर पर, किसानों के आलमी दिन के तौर पर 18 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहा है। इसी पर बात करेंगे फातिमा फर्टिलाइजर ग्रुप से वाबस्ता डायरेक्टर मार्केटिंग राबिल सादोज़ई साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किसानों से मुतालिक बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। किसानों की मुश्किलात अपनी जगह पर, लेकिन फातिमा ग्रुप खासतौर पे 2019 से किसानों के नाम पर एक दिन मना रहा है 18 दिसंबर को। 2019 से आप ये कर रहे हैं। इट्स बिन 3 years नाउ। 3 साल में किसान की जिंदगी में इस किसान डे से क्या इनकलाब बरपा हुआ, क्या तब्दीली आई? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। 2019 में हमने ये किसान डे का आइडिया कंसीव किया था और इनिशिएट किया था, जहां हमने सोचा था कि एक दिन खास तौर पे किसानों के लिए होना चाहिए, जहां हम उनकी मेहनत को सराहें और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां पे वो अपने इश्यूज, अपने कंसर्न्स, जो उनकी जिंदगी के मसले हैं वो डिस्कस कर सकें। पिछले 3 से 4 सालों में डिफरेंट फोरम्स पे थ्रू सलाम किसान, ऑफ कोर्स द प्लेटफॉर्म एंड हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स, हम किसानों की जिंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ना सिर्फ किसान प्रॉस्पर करें, उनकी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी हो और हमारा मुल्क प्रॉस्पर करे, बट ऑल्सो फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ द कंट्री भी एड्रेस हों साथ साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जैसा मुल्क जहाँ एग्रेरियन इकोनॉमी की बात होती है, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, पैरिशेबल गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट जो बिल है उसका वो भी स्वेल कर जाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। अब जो किसानों के इश्यूज़ हैं उनमें उन्हें सस्ती खाद चाहिए है, सस्ता बीज चाहिए है, और ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेके वो आए रोज़ जो हैं वो धरने भी देते हैं, एहतजाज भी करते हैं। तो आपकी नज़र में क्या बेसिक इश्यूज़ हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट इश्यूज़ ऑफ फार्मर्स, जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए और जो एड्रेस नहीं हो रहे हैं? फातिमा फर्टिलाइजर्स एक जिस्तजू एक काम कर रही है कि इनके डिफरेंट इश्यूज रिजॉल्व करें। जी, आपने सही कहा कि खाद की कीमत हो गई या डिफरेंट चीजें हो गई, उसको तो हम साथ साथ गवर्नमेंट के साथ कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनकी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं एज अ कंपनी, जिसके लिए हमने 3-4 बहुत मेगा स्टेप्स लिए हैं। हमने इसी सिलसिले में एक सरसब्ज ऐप भी लॉन्च की है, विच इज ऑन देयर फोन, और वो फोन पे उनको एडवाइजरी सर्विसेज घर बैठे मिल जाती है कि उन्हें अपनी क्रॉप का बेहतर ख्याल और अपनी यील्ड किस तरह बेहतर करनी चाहिए, किस वक्त क्या क्रॉप लगाना चाहिए, पानी किस तरह लगना चाहिए, फीड फर्टिलाइजर कब होता है, पेस्टिसाइड कब होता है, और क्या डिफरेंट तरीके हैं दुनिया में जो इस्तेमाल हो रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन हो गई, मैकेनाइजेशन हो गया, जो फार्मर्स को इस्तेमाल करने चाहिए अगेन इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर प्रोड्यूस, अ बेटर यील्ड। इन सारी चीजों में हम उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। तो यानी अवेयरनेस और एजुकेशन जो है वो आपका वो बेसिक एरिया और डोमेन है। तो ये फरमाइएगा राबिल साहिबा कि मुल्क के किस खित्ते में बसने वाले किसानों को आप खास तौर पे टारगेट कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, वो आपके करीब तर हैं या ये कंट्री वाइड है आपकी कैंपेन? नहीं जी, हम पूरे पाकिस्तान के किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान काश्तकार भाई और बहनें। लेट मी टेल यू, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करते हैं। आप खित्ते की बात करते हैं, हम तो 4-5 प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट अपने इनिशिएटिव के साथ काम करते हैं, लेकिन हम विमेन और खातून काश्तकार के साथ बहुत काम करते हैं। 22 मिलियन विमेन आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फार्मर्स भी हैं और डिफरेंट हेल्पर्स भी हैं जो एग्रीकल्चर में काम करती हैं। उनके लिए हमने 2-3 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लॉन्च की हैं। हमारी एक सरसब्ज ताबीर के नाम से प्रोग्राम है, जहां हम जाके छोटे छोटे इलाकों में औरतों को जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि जैम, जेलीज, केचप किस तरह बनना चाहिए उस लोकल प्रोड्यूस से, ताकि उनकी भी थोड़ी सी इकोनॉमिक बेनिफिट हो और स्मॉल और मीडियम उनका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए। साथ साथ में विद रेफरेंस टू विमेन हम ने 2 वेब सीरीज एपिसोड्स लॉन्च किए हैं। नाज धुरेजो, हु इज अ वेरी ब्रिलियंट एंड करेजियस फीमेल फाइटर फ्रॉम सिंध, और जुगनू मोहसिन जो पंजाब की एक फीमेल फार्मर है। उनकी स्टोरीज हमने अपने वेब सीरीज में लॉन्च की हैं, विच टॉक अबाउट उनके ट्रायल्स एंड स्ट्रगल्स एंड हाउ दे हैव ओवरकम दोस। सो यू नो डिफरेंट थिंग्स, लाइक आई सेड, पूरे कंट्री में बट विद विमेन एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। राबिल सादोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि मुल्क का किसान तरक्की करे और खेत खलियान फले फूलें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।